बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों एक बहुत लंबा एक लंबा वीकेंड मिला हमें। फ्राइडे को हमारी ट्रेनिंग थी, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो वो भी एक तरह से छुट्टी जैसा ही माहौल लगा। आज सैटरडे है, सॉरी कल सैटरडे था, संडे और मंडे को भी छुट्टी है। तो एक तरह से 4 दिन का वीकेंड हमें मिला ये। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ एक नई किताब पढ़ूँगा। वो किताब लेकर के और मैं निकल पड़ा अपनी साइकिल पे एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पे मुझे ह्यूमन स्ट्रक्चर ना दिखाई दे। तो हालांकि अभी तो नहीं मिली है, और आगे जाऊँगा मैं। तो मेरे को प्यास लगी तो मैंने सोचा चलो पानी पीता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने यहाँ पानी पीने के लिए साइकिल रोका, देखो ये पानी का टैप है यहाँ पे। अक्सर ये बटन दबाओ तो पानी आता है, तो यहाँ पे आज पानी नहीं आ रहा है। लगता है कि कल जो है ना काफ़ी तूफ़ान आया था और उसके कारण काफ़ी इंफ्रा जो है वो डैमेज हो गया। तो रीज़न ये हो सकता है शायद, इसलिए पानी नहीं आ रहा। तो प्यास लगने पे पानी ना मिलना, ये जो फीलिंग है ना, अब ये फीलिंग भी बहुत रेयर ही आपको मीन्स यू कम अक्रॉस, वेरी रेयर, है ना। क्योंकि शहरों में आजकल जिस तरह का इंफ्रा है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ये देखो एक पानी की तलाश में रुका अपने साइकिल पे और पूरी कोशिश कर रहा है। Did you try somewhere? Did you try somewhere behind? No, I haven't been behind. Okay, I will try there then. First one I've seen. Yeah, and even I am seeing this is the first one. Maybe possible you will get it ahead. बाय। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि ऐसा भी काफ़ी रेयर ही हमें मिलता है आज के टाइम में कि प्यास लगे और पानी ना मिले और पानी के लिए थोड़ा तरसना पड़े। और तरसना जो है ना, वो कहीं ना कहीं उस पानी के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी बात पे एक बात याद आई। अक्सर हम भगवान से ये शिकायत करते हैं कि अगर भगवान है तो क्यों इस धरती पे इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं लोगों को। और अब ये समझ में आता है कि यदि कष्ट या दुख ना हो ना, तो खुशियों की कोई कीमत ही ना हो। फिर खुशियों का जो एहसास है ना, आप वो एहसास, वो मज़ा नहीं आएगा फिर उन चीज़ों में। तो क्योंकि दर्द है, इसीलिए दवा की वैल्यू है। तो शायद से इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए दर्द की आवश्यकता भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर दर्द होगा तो ही दवा एक आपको अच्छी फीलिंग देगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर बदसूरती होगी तो ही खूबसूरती अच्छी लगेगी। अगर हर जगह खूबसूरती होगी ना, तो खूबसूरती खूबसूरत नहीं लगेगी, है ना। तो चलिए मैं ज़िक्र कर रहा था कि बुक, आप लोगों के साथ बुक शेयर करता हूँ। तो बुक्स जो मैं आज पढ़ने की सोच रहा हूँ वो है ये वाली बुक है, दिस वन। ये बुक बहुत मोटी बुक है। तो ये काफ़ी मेरे स्कूल में जो लीडरशिप प्रोग्राम में जिसमें मैं जाता हूँ, वहाँ पे ये बुक्स दी गई थी। 2 किताबें दी गई थी। एक किताब मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी। ये इतनी मोटी थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसको स्टार्ट करने का। क्रिएटिविटी इन कॉर्पोरेशन। तो इसमें ये बुक जो है, एडवर्ड कैटमुल, ये को फाउंडर है पिक्सर एनिमेशन। अक्सर जो एनिमेटेड मूवीज़ हम देखते हैं आज के टाइम में, वो ये
फाउंडर्स हैं एक तरह से। ही इज़ अमॉन्ग द पायनियर ऑफ एनिमेटेड मूवीज़। जैसे डिज़नीलैंड जो है, जिस तरह से डिज़नीलैंड की एनिमेटेड मूवीज़ आती थी, तो ये पिक्सर जो है, पिक्सर के को फाउंडर हैं, और वो इसमें ये शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस कंपनी को सेटअप किया, किस तरह के चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। और तो देखता हूँ आगे। और थोड़ी सी मैंने समरी इसकी यूट्यूब पे देखी। पहले मैं देखना चाहता था कि इस बुक को पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि क्या है ये बुक, किस चीज़ के बारे में है। तो मुझे लगा कि शायद से हाँ अच्छी लगेगी, पढ़ के देखते हैं। तो आज अभी ऐसी जगह की तलाश में हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, और अगर ऐसी जगह मिलती है तो बैठ के पढ़ूँगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कुछ और अच्छा मिला तो उसमें से। तो दोस्तों चलते चलते रास्ते में ये ऐसी जगह मिली, ये घर से लग रहा था जैसे कि गोल्डन सोने का कारपेट बिछा दिया हो। तो मुझे याद आया ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता था जब मैं सोनीपत से बागपत स्कूल जाता था। और मार्च अप्रैल में जब गेहूं की फसल जो है वो तैयार हो जाती है कटने के लिए, तो दूर दूर तक खेतों में जो है ना ऐसे ही नज़ारा होता है जैसे कि सोने का कारपेट बिछा दिया हो, क्योंकि वो गेहूं की बालियां जो हैं गोल्डन कलर की होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। तो वही नज़ारा, वही फीलिंग्स आई मेरे अंदर। और मैंने मन में किया कि मैं रिकॉर्ड देखो। एक और चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप कैसे वो बच्ची और माँ उसकी साइकिल पे जा रहे हैं, और पीछे पीछे उनका डैडी होगा यहाँ पे। ये कहाँ गया? हो रहा, ये पूरी फैमिली साइकिलिंग पे जा रही है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लाइफस्टाइल का एक पार्ट है ये, कि ये लोग छुट्टियों वाले दिन बच्चों के साथ ऐसे घूमने जाते हैं। इनफैक्ट किया था, मैं ज्योति से बात कर रहा था कि एक बहुत अच्छा पार्क मैंने देखा नया, अभी वो पार्क जो है डेवलप हो रहा है। तो मेरा मन किया था कि मैं ना कुछ इस तरह का स्टार्ट करूं, जहां पे वीकेंड पे मैं छोटे बच्चों को अपने साथ साइकिलिंग पे वहां ले जाऊं और खेलने बच्चे वहां पे। क्योंकि हमारी एक दोस्त है, पहले भी मैंने आप लोगों को मिलवाया, उससे चाइना से है वो, और उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उसकी बेटी है शायद थर्ड ग्रेड में होगी और बेटा 7th या 8th ग्रेड में है। तो काम में बिज़ी हो जाने के कारण, काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाने के कारण उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। टाइम किस सेंस में कि बच्चों के साथ बाहर खेलने जाए, बच्चों के साथ जैसे वो देखा आप लोगों ने, वो पेयर्स बच्चों को लेकर जा रहा था साइकिलिंग पे। तो इस तरह से बच्चों के साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं मिल पा रहा उसे। और बच्चों के लिए फ़न जो है, बच्चों के लिए मज़ा जो है वो यही होता है ना। साइकिलिंग कर रहे हैं कहीं नदी में, कहीं नदी किनारे, कहीं तालाब के किनारे खेलना। ये जो वेल डिफाइंड गेम्स होते हैं ना, जैसे रेसलिंग है मान लो, या फिर टेनिस है मान लो, बास्केटबॉल है मान लो, छोटे बच्चों के लिए वो गेम इतना प्लेजर या इतना एंटरटेनमेंट नहीं रखते, है ना। और वो जो भी एकेडमियाँ हैं, जो एकेडमीज़ उस तरह के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हैं, वो ट्रेनिंग जो है वो दैट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू फन, है ना। वो ट्रेनिंग जो है वो एक तरह से आपको प्रोफेशनली उस फील्ड में ग्रो करने के लिए होती है। लेकिन कोई ऐसा रिसोर्स जिसमें बच्चों को मज़ा आए, थोड़ा फिज़िकली खेले भी, एग्जॉस्ट हो, तो ऐसा नहीं मिल रहा था। तो मेरा मन किया कि मैं स्टार्ट करूँ। हालांकि अक्सर मैं सोनीपत में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करता था बच्चों के साथ। कभी कहीं पे साइकिलिंग पे चले गया, बहुत लंबे टूर्स पे। मज़ा आता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो मेरा मन किया था, देखता हूँ मैं अगर ऐसा कुछ पॉसिबल
अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। आप अभी फ़िलहाल मैं उस जगह की तलाश में हूँ जहाँ पे बैठ के मुझे अपनी किताब पढ़नी है। तो देखो दोस्तों, ये ना नदी के किनारे किनारे सरसों उगी हुई है ना। सरसों हम खेतों में तो उगाते हैं, है ना, खेतों में तो मिल जाती है ऐसे, लेकिन ऐसे अपने प्राकृतिक रूप से ग्रो जब होती है ना, तो उसकी सुंदरता एक अलग ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि खेतों में जो उगी हुई है तो उसकी सुंदरता कम होती है, वो भी का बहुत सुंदर होती है और अच्छी लग रही है। अभी मार्च फरवरी जो है ख़त्म होने वाला है, मिडल फरवरी आया है, तो मार्च जैसे जैसे मार्च आएगा तो देखना कितने रंग बिरंगे फूल आ जाएंगे। तो शुरुआत हुई है ये सरसों से। नदी के किनारे जो फूल खिले हुए हैं ना, पीले, पूरे पीले चादर की तरह बिखरे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो शुरुआत हो गई है फूलों की और आगे आगे और खूबसूरत होता जाएगा ये सफ़र। दोस्तों लगभग 2 घंटे का मैंने सफ़र तय किया नदी के किनारे किनारे, और 2 घंटे लोग। तो दोस्तों पूरा 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं इस लोकेशन पे पहुंचा हूं, और मुझे लग रहा है कि ये ऐसी लोकेशन है, ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसकी तलाश में मैं सुबह निकला था, है ना। लग रहा है यहाँ पे कि चारों तरफ बिल्डिंग्स वगैरह कहीं कुछ नहीं दिख रही, पेड़ है, एंड दैट्स ओनली नेचर। तो यहाँ मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगा अभी। और क्योंकि 2 घंटे लगा के यहाँ पहुँचा हूँ, जाने के 2 घंटे मतलब कि 4 घंटे मैंने इस डेस्टिनेशन के लिए स्पेंड किए हैं, तो भाई लगभग इतना ही टाइम उस काम पे भी बनता है। और कोशिश करूँगा कि उस बुक से कुछ ऐसा निकाल पाऊँ कि ये वर्थ लगे मुझे। हाँ, 4 घंटे स्पेंड किए तो दैट वर्थ। तो इस बुक से मैंने कुछ ऐसा निकाला। देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है ये, और यहाँ पे उम्मीद है मुझे कुछ वाइल्ड लाइफ देखने का भी मौका मिलेगा। चलिए अब मैं कोई ऐसी जगह देख करके जहाँ पे मैं पढ़ूँ तो अपना वो किताब पढ़ता हूँ, फिर कोशिश करूँगा उस किताब से कुछ ऐसा निकाल पाऊँ और वो आपके सबके साथ शेयर करूँगा अगर कुछ निकाल पाया। निकालने के लिए भी ना देखो, इट्स नॉट इनफ कि किताब में होना, किताब में तो होता ही है, किताब में हमेशा अच्छा होता है, बट उस अच्छे को निकालना ना, उस अच्छे को समझना, उसको उसी वे में इंटरप्रेटेट करना जिस वे में जिस मोटिव से ऑथर ने वो चीज़ वहाँ दी है, इट्स नॉट ईजी, है ना। वो कई बार हो सकता है कि हमारा या फिर पढ़ने वाले का इंटेलेक्चुअल उस लेवल पे है ही नहीं कि वो उसको उस नज़रिए से देख पाए, तो आसान नहीं होता। बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि किताब पढ़ने के बाद जब मैं उस किताब का यूट्यूब पे रिव्यू देखता हूँ और रिव्यू में फिर मैं किसी और की ओपिनियन सुनता हूँ, तब मुझे समझ में आता है ओह, ये किताब में इस बात से ये मतलब था, कितना गहरा संदेश था जो मैं नहीं समझ पाया। तो कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा संदेश उस किताब में से निकाल पाऊँ जो वाकई में बहुत अच्छा हो, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों बाय। जीवन के दिन छोटे, देखिए ये पक्षी इतना बड़ा पक्षी है कि जब इसको उड़ते हुए देखा तो इसके पंख जो है ना वो पैराशूट लग रहे हैं। ओह, ये उड़ान पकड़ नहीं पाया। ये देखो एक वो उड़ के जा रहा है ना, उसके पंख इतने बड़े हैं जैसा लग रहा है जैसे कि पैराशूट लेके उड़ रहा है। जीवन के दिन, ये देखो पानी में, हम भी बड़े दिल वाले। और भाई ये कहीं पे लगता है आग वाग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है भाग रही हैं। तो दोस्तों अभिमन्यु का फ़ोन आ गया कि पापा आपको मुझे लेके जाना है एकेडमी में, तो अब मुझे वापसी का सफ़र अपना तय करना है, स्टार्ट करना है। तो ये वापसी की जर्नी स्टार्ट करते हुए रास्ते में एक बड़ा प्यारा सा पुल आया। देख रहे हैं आप, कितना प्यारा, कितना सुंदर पुल लग रहा है ये।
तो मेरा मन किया कि आपसे शेयर करूँ मैं ये पुल। तो चलते हैं, और इस वापसी के सफ़र में मैं आपसे उस किताब में जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। बताता हूँ मज़ा कैसे आया। देखिए, इस किताब में एक इंसिडेंट का ज़िक्र हुआ। ये जो पिक्सार कंपनी है, ये जो एनिमेटेड मूवीज़ बनाती है, इस कंपनी की जो पहली सक्सेसफुल मूवी थी, दैट वाज, क्या नाम था उसका, टॉय स्टोरी। हाँ, टॉय स्टोरी नाम था। मतलब कि जिसके बाद फिर ये कंपनी फिर छा गई, फिर इसके शेयर्स बिल्कुल बूम कर गए। तो एक तो जो ऑथर है एडवर्ड, उसने बताया कि किस तरह से जब आप किसी एक गोल के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं और अपना सब कुछ उसी को दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस, आपका लाइफ, मतलब सारी की सारी चीज़ें ना उसी पे अलाइंड है, उसी पे फोकस है। तो जब आपको वो चीज़ अचीव हो जाती है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, ये बड़ी अच्छी बात है ना। आप बहुत फोकस हैं और बहुत डेडिकेटेड, फिर आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है। बट इसी में एक नेगेटिव पहलू भी छुपा हुआ है। वो ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो चीज़ अचीव हो जाती है ना, तो उसके बाद लाइफ में एक पर्पसलेसनेस आ जाती है कि अब आगे क्या। और क्योंकि यदि आपने बहुत लंबे समय तक एफर्ट्स करके उस प्रोजेक्ट पे काम किया है और एक लंबे समय के बाद आपको वो मिली है, देखो जितनी देर में चीज़ मिलती है वो फल उतना मीठा होता है, पर एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप उसको पाने के जो एफर्ट्स थे, जो प्रोसेस थे, जब आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे थे ना, तो आप मेंटली इस तरह से ट्रेंड हो चुके होते हैं कि आपके लिए अब उसको पाने के बाद एक नया पर्पस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, एडवर्ड ने ये कहा कि मैं इस सिचुएशन से पहले, मतलब कि मैंने जब मेरी उस कंपनी ने उस सक्सेसफुल मूवी को लॉन्च किया, जो हमेशा से मेरा सपना था कि एक 100% कंप्यूटर बेस्ड मूवी बनाओ, एनिमेटेड मूवी, तो अब मेरे को ये लगा कि यार अब आगे क्या। तो मैं वो, उसने कहा कि वो उस दुविधा में था और वो जानता था कि ये अगर मैंने आगे क्या नहीं ढूंढा ना, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा मेरा। तो उस तलाश में एट द सेम टाइम फिर उनकी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिला। एक दूसरी मूवी पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कंपनी ने, जिसका नाम था शायद बग्स लाइफ। तो दूसरी मूवी पे काम करना स्टार्ट किया, बट एट द सेम टाइम उसके दिमाग में चल रहा था अब आगे क्या। देखो आगे क्या से मतलब उसका सपना था एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाना, वो बना ली थी। अब आगे और कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनेगी कंपनी में, वो चलती रहेंगी, वो प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, बट चैलेंज उसको अब क्या मिलेगा। जब तक ऐसा हुआ ही नहीं था, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था कि एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाना। ये एक तरह की चीज़ें इन्वेंट की जा रही थी, इनोवेशंस चल रही थी बहुत सारी इसके अंदर। अब आपको एक और एनिमेटेड मूवी बनानी है, तो उसमें आपके लिए कोई चैलेंजिंग प्रोसेस नहीं रहा। तो यही वो कह रहा है कि उसको लाइफ में ना अब चैलेंज दिखाई देना बंद हो गया था। तो तब क्या हुआ, जब नई मूवी के लिए उन्होंने अपनी दोबारा से उस टीम को गैदर किया कि चलिए अब अगली मूवी पे काम करेंगे, तो उसके सामने एक सिचुएशन आई कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये इस बुक को पढ़ते हुए मैंने देखा कि क्या होता है, ये मूवी प्रोडक्शन में भी ना दो डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे बात करिए, क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, या टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है, और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एकदम से ये चीज़ ना कनेक्ट हुई मेरी अपनी लाइफ से। कैसे? जैसे हमारे स्कूल में दो डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। एक होता है टीचर्स का डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट, और एक होता है एडमिन डिपार्टमेंट। तो ये काफ़ी मैं कहूँ कि बहुत सिमिलैरिटी लगी मुझे इन दोनों चीज़ों में। तो जब उसने वो बग्स लाइफ मूवी के लिए टीम को दोबारा से गैदर किया, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया साइन करने से। उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहना था कि ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है, ये हमारे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ नाइटमेयर फॉर अस, और
ये जो टेक्निकल टीम है, जो क्रिएटिविटी टीम है, वो हम लोगों को एक सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट करती है और बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो उसने देखा कि उसकी जो टीम है उसमें एक बहुत गहरी दरार बन चुकी है और वो बहुत सरप्राइज़ हुआ कि उसे पता भी नहीं चला कि ऐसा कब हो गया। तो वहाँ से उसको समझ में आया कि मुझे अब लाइफ का अगला पर्पस मिला है। पर्पस क्या है कि ये दरार पैदा नहीं होनी चाहिए, दरार मुझे अब ख़त्म करनी है। तो उसको एक नया पर्पस मिल गया। सो दिस इज़ हाउ ही फाइंड अ न्यू पर्पस फॉर हिज लाइफ। तो अब तो मुझे जब उसने ये सिचुएशन बताई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, हाँ ऐसी ही सिचुएशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होती है। एजुकेशन में भी जो स्कूल्स में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है एडमिन डिपार्टमेंट, एक है टीचिंग डिपार्टमेंट। इनमें बहुत आपस में इनमें एक दरार होती है और ये दरार ना हो इसके लिए काम कर सकता है प्रिंसिपल का काम। बहुत सारे काम होते हैं प्रिंसिपल के, उसमें से एक काम ये भी होता है कि किस तरह से, देखो एडमिन डिपार्टमेंट और टीचिंग डिपार्टमेंट ये दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं स्कूल के बेटरमेंट के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। ये दोनों डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों डिपार्टमेंट का अलाइंड होना, इन दोनों डिपार्टमेंट का मोटिवेटेड होना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। Fine, I'm gonna come back. I will come back. तो इन दोनों डिपार्टमेंट का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है आपस में। ये मुझे कह रहा था कि ये रास्ता आगे बंद है, मुझे तो पता है, मैं भी इसी रास्ते से आया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से तो इसको पर्पस मिला कि अब मुझे ये दरार किसी भी तरह से ख़त्म करनी है ना। तो अच्छा लगा और मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा देखने को मिला जो मेरी रियल लाइफ से अलाइंड है। तो मैं देखूँगा कि किस तरह से इसने इस दरार को ख़त्म किया, क्या इसने एफ़र्ट्स किए, और फिर देखूँगा कि किस तरह से वो चीज़ें क्या पॉसिबल हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। तो चलिए, मज़ा आ रहा था बुक पढ़ने में। ज्योति का कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं, दोबारा इसको कंटिन्यू करूँगा और फिर कैसे एडवर्ड ने इस सिचुएशन को ओवरकम किया ये देखूँगा, और फिर एट द सेम टाइम देखूँगा कि ये कितना अलाइंड है एजुकेशन सिस्टम के साथ, और क्या मैं इसको, ये मेरे लिए किस तरह का लेसन देने वाला है। तो दोस्तों, अब फ़ोन रखता हूँ। अब मैं अपना साइकिल राइड पे ध्यान दूंगा ताकि तेज़ से चला के जल्दी पहुंचूँ घर। तो दोस्तों, अभी घर पहुंचने वाला हूं, लेकिन रास्ते में एक ऐसी चीज़ मिली, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये आपको दिख रहा है, ये रात को जो तूफ़ान आया था बहुत ज़बरदस्त, तो उसके बाद ये डैमेज हो गया था। ये यहाँ से तार टूट गए थे, लाइट चली गई, है ना। ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा हो सकता है कहीं पे भी। लेकिन देखो, इस प्रॉब्लम में आप इनकी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रात को ही ये जुगाड़ कर दिया। आपको जुगाड़ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये तार रिपेयर नहीं हुआ, ये जुगाड़ कर दिया इन्होंने रात को ही जुगाड़ कर दिया। और उसके बाद अब ये दिन में, भाई इनको पता है आज संडे है, आज अगर ये लाइट का कट करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं तो उनको तकलीफ़ होगी। तो इन्होंने प्लान किया कि ये अब इसको मंडे को, ये जो जुगाड़ है इसको हटा के परमानेंट सॉल्यूशन ये लोग मंडे को करेंगे। और इसके लिए अब ये एडवांस में मैसेज डाल देंगे कि भाई मंडे को हम 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इस पे काम करने वाले हैं, तो आप लोगों की लाइट का कट जाएगा, आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो मंडे को 11 से 1 में लाइट का कट करेंगे और उसके बाद ये इसको परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और 11 से 1 तो उन्होंने बहुत लंबा टाइम, मैंने बताया ये नॉर्मली लंबा टाइम देते हैं। उसके बाद ये 11 से हो सकता है 12 तक ये काम पूरा करके फिर मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपकी लाइट। तो ये देखिए, ये जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम्स के प्रति, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, या हम जिस
जिस समाज में रहते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे देश में भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट वो ऐसा है जिसकी ज़िम्मेदारी है इसको ठीक करने का, सबसे पहला तो एटीट्यूड ये होगा कि रात को हमें भी सोना है, ठीक है ना, हम इसी काम के लिए नहीं बने, ठीक है। दूसरी बात, दिन में आएंगे, दिन में आकर के देखा जाएगा कि ये मतलब कि जुगाड़ तो हुआ किया ही नहीं जाएगा। दिन में आकर के देखा जाएगा कि ये फिज़िकल डैमेजेस के लिए ये चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई अब ये मटेरियल कब तक आएगा इसका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। एक दिन में आया, 2 दिन में आया, 2 दिन में आने के बाद और फिर उसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करके फिर ठीक होए, वो जो भी है 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और उसके बाद लाइट आ जाएगी और चीज़ें स्मूथ चलेंगी। लेकिन देखो, इसी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया, इन लोगों ने इसको किस नज़रिए से देखा है कि सबसे पहले तो भाई रात को इनकी कोशिश ये रही कि रात को लाइट वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर में कोई पेशेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से किसी हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी है, तो भाई यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी है, तो हॉस्पिटल में जो है जनरेटर भी तो हो सकता है। हमारे देश में तो जनरेटर होते हैं, हमारे देश में घरों में इन्वर्टर भी होते हैं। जनरेटर और इन्वर्टर जो है वो प्लान बी होता है ना, प्लान बी जो है वो मजबूरी का नाम होता है। तो ज़रूरी ये होता है कि जितनी जल्दी हो सके ये प्लान ए को इम्प्लीमेंट किया जाए और प्लान ए को बरकरार रखा जाए। तो ये जो अप्रोच है ना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे वहाँ पे और यहाँ पे। और मुझे लगता है, देखो, ये जो चीज़ें शेयर करने का पर्पस है, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो मेरे को भी ऐसे सोचना ही नहीं आता था। जब मैंने देखा ऐसा, तब समझ में आया कि हाँ यार, चीज़ों को ऐसे देखा जाता है, चीज़ों पे ऐसे सोचा जाता है, और इस तरह से इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो देखो, ये ज़रूरी है कि हम लोग भी इस तरह से सोचें, और इसके पीछे जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ लोग जो है सरकार को ब्लेम करने लग जाएंगे, सरकार ऐसी है। अरे सरकार हम ही से तो बनी हुई है, हम लोग जो हैं वही तो गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो जैसे हम है वैसी गवर्नमेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जब तक हम लोग ब्लेम गेम नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक शायद से हम नहीं चीज़ों को बेहतर कर सकते। तो ज़रूरी है कि ब्लेम गेम छोड़ के अपने आप को बेहतर बनाया जाए और ऐसी अवेयरनेस फैलाई जाए, है ना। वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, अगर गंदगी का हम बहाना बनाते हैं कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए गंदगी ज़्यादा है, तो देखिए, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास सफाई करने के लिए हाथ भी बहुत ज़्यादा हैं, हमें ये समझना होगा। तो बहाना बनाने से कुछ नहीं बदलने वाला, चीज़ें बदतर से बदतर होती चली जाएंगी। ज़रूरी ये है कि चीज़ों को सुधारा जाए, सुधारने के एफ़र्ट्स किए जाएं, तो चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी। और वाकई में देखिए, देश बहुत खूबसूरत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम अपना देश अपना ही होता है। मन करता है कि अपने देश में ही आके रहें, पर हालात ऐसे हैं कि फिर मन करता है कि नहीं यार, अच्छा है कि यहीं पे रहें। काश कि हमारा देश भी इतना सुंदर बन पाए, काश कि हमारे देश में जो समय के साथ साथ लोगों की सोच पे ऐसा, मतलब कि इस हद तक हमारी सोच जा चुकी है कि हमें क्या गलत है क्या सही है इसका एहसास ही नहीं होता, क्या गंदा है क्या साफ़ है हमें इसका एहसास ही नहीं होता। काश ये चीज़ें दोबारा से सुधर पाएँ। और देखो, वैसे तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। हाँ, पता है एक समय ऐसा आएगा जब शायद से सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, तो उसके बाद लोग जो है ऑटोमेटिकली, ये जो प्रकृति है ना, ये अपना ध्यान रख लेगी, ये खुद अवेयरनेस क्रिएट करवा देगी, मजबूरन करवा देगी। इससे पहले ये करवाए, क्योंकि ये जब करवाएगी ना तो बहुत रुला के करवाएगी। तो बेहतर यही होगा कि हम खुद ही इन चीज़ों के लिए अवेयर हो जाएं, और खुद हमारी प्रकृति को और हमारे बहुत सुंदर, जैसे इन लोगों ने बहुत सुंदर रखा हुआ है ना, ऐसे हम भी बहुत सुंदर बना पाएँ। तो दोस्तों, अभी घर पहुंचने वाला हूं, और देखो रास्ते में एक और चीज़ मिली, मेरा मन किया कि आपके साथ शेयर करूं मैं। ये देख रहे हो आप, ये ना नया कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, और ये जब नया कंस्ट्रक्शन किया गया तो इसके आसपास मिट्टी खोदी गई होगी।
तो मिट्टी खोदी गई, तो उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो पहले वाली घास थी और ये नई घास लगाई गई, मतलब कि ये एक तरह से बैंडेज लगाया गया है ना। तो ये लोग बैंडेज सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, नेचर के लिए, कुदरत के लिए भी बैंडेज रखते हैं। देख रहे हो आप। तो अगर खोदा गया था तो उसके बाद ये इस तरह की बैंडेज लगा दी गई है। तो इस प्रोसेस में, ये जो बैंडेज लगाने का प्रोसेस है, देखो हमारे देश में भी कंस्ट्रक्शन होता है और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, अच्छे मटेरियल से बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि हम भी क्या वाकई में इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नेचर है उसको बैंडेज लगाते हैं? ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है बैंडेज लगाना, ठीक है। असली एक्सपेंस तो ये था, ये जो बनाया गया था, ये नीयत है, नीयत। तो नीयत रखनी पड़ती है, ऐसी नीयत रखनी पड़ती है, तब जा कर के प्रकृति को इस तरह से साफ़ सुथरा रखा जा सकता है ना। तो नेचर को अगर कोई हार्म पहुंचाया गया है, एक ऐसा हार्म जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, देखो ये जो गया है ये भी नेचर को एक हार्म पहुंचाया गया है ना, बट ये ज़रूरत है, हमारी मानते हैं ये ज़रूरत है, ताकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आराम से और अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। बट उस कंस्ट्रक्शन के साइड में ये जो खुदाई होती, इसको ऐसे ही छोड़ देना, अरे इसकी हमें ज़रूरत थोड़ी ना थी। तो ज़रूरत नहीं थी तो उसको कितनी अच्छी तरह से इन्होंने रिपेयर किया, हील करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ थी, हील करने के लिए जो भी चीज़ें थी वो इन्होंने यहाँ डाली, है ना। वो ये नीयत बहुत ज़रूरी है। तो ये नीयत और ये वीडियोस दिखाने का पर्पज़ ही ये है कि एक तो इंसान ठोकर खा के समझता है, एक है कि हम लोग इनसे सीख लें, ये हम लोग इनसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे ये बैंडेज का कॉन्सेप्ट, इसको हालांकि मैंने नाम दिया बैंडेज का कॉन्सेप्ट, बैंडेज नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट मुझे ये बैंडेज जैसा लगा कि नेचर पे जो घाव आ गया था उस घाव को भरने के लिए बैंडेज इन्होंने लगाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के कारण ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि या तो कंक्रीट है या फिर घास है, मिट्टी नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो जो मिट्टी उड़ना, वो जो टायरों पे, अभी देखो कल इतनी बारिश हुई लेकिन आपको फिर भी मैं देखो कितना लंबा सफ़र करके आया हूँ, साइकिल के टायरों पे आपको ऐसे वो नहीं मिलेगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपकी हुई मिट्टी नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये लोग ऐसा स्कोप छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। या तो सड़क है, कंक्रीट है, या फिर घास है। चलिए अब घर पहुँचने वाला हूँ, कुछ अच्छा मिला तो फिर आपसे शेयर करूँगा।